हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। हम लोग यहाँ पे सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट से लेकर सेक्शन 148 तक डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये बता देता हूं कि इन सेक्शंस के साथ साथ हमें देखना है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 को, जिसमें टोटल 14 रूल्स हैं। यहां पे अगर आप सेक्शन नंबर 148 देखोगे ना, तो सेक्शन नंबर 148 जो इसका इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है वो है कॉस्ट ऑडिट के बारे में। और उसी तरीके से अगर आप इसके रूल्स को देखोगे तो रूल्स में जो लास्ट रूल है वो है रूल नंबर 14, और रूल नंबर 14 भी कॉस्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन के बारे में है। सो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द लास्ट रूल नंबर एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट से फिर डायरेक्टर के प्रोविजंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सेक्शन 205 तक है, डायरेक्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड केएमपी। तो ये सारा जो पोर्शन है 149 से शुरू होता है एंड 139 से लेकर 148 तक हम पूरा ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको, 139 सबसेक्शन 1 को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में। तो 148 जो है वो कॉस्ट ऑडिट के बारे में है। कॉस्ट ऑडिट के बारे में आपको मैं एंड में बताऊंगा कि उसमें और ये जो फाइनेंशियल ऑडिट है इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी कंपनीज करवाती हैं, ये सारी बातें हम 148 में डिस्कस कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 139 से, जहां पे हम बात करेंगे जो कंपनी की जो फाइनेंशियल ऑडिट होती है हम उसके बारे में बात कर लेंगे। सो बेसिकली एक सेक्रेटरियल ऑडिट भी होती है जो कि सीएस करता है, लेकिन उसकी बात हम अलग एक टॉपिक में करेंगे, उसकी बात अलग सेशन में करेंगे। तो सीएस करेगा तो सेक्रेटरियल ऑडिट, अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा, सीएमए करेगा तो वो होगी कॉस्ट ऑडिट, और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा तो वो होती है फाइनेंशियल ऑडिट। और ये फाइनेंशियल ऑडिट जो है ये हर तरह की कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वेदर इट इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, सबको करवानी पड़ती है। तो पहला जो सेक्शन है इसको याद रखने का, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। 139 में ऑडिटर जो है वो कंपनी में आ रहा है। इस सीक्वेंस में अगर आप याद रखोगे तो आपको सेक्शंस लर्न करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि 140 में ऑडिटर कंपनी से जाता है। सो 139 में ऑडिटर इज कमिंग, ज्वाइनिंग द कंपनी, एंड 140 में ही इज गोइंग बैक फ्रॉम द कंपनी। 139 में हम उसको बुला रहे हैं, 140 में हम उसको वापस भेज रहे हैं। ऐसे आप सेक्शन को याद कर लेना, ठीक है। ओके, सो यहां पे अगर हम इस प्रोविजन का प्रॉपरली इसका अगर हम एनालिसिस करें, सो लुक एट द एनालिसिस, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे लिखा हुआ है दैट एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और ए फर्म एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ये सेक्शन 139 के सब सेक्शन में पहली बात लिखी हुई है, दैट एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और ए फर्म। तो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई फर्म भी हो सकती है, एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो कहने का मतलब तो यहां पे ये हुआ कि अगर कंपनी ने किसी फर्म को अपॉइंट कर दिया है तो कोई कंपनी ऐसा कर सकती है, हाँ कर सकती है। लेकिन देखो, फर्म तो अब सीएस की भी होती है, सीएमए की भी होती है, सीएमए की भी हो सकती है और सीए की भी हो सकती है, एडवोकेट्स की भी फर्म होती है। लेकिन यहां पे हम जिस फर्म की बात कर रहे हैं ये बेसिकली वो फर्म है जिसके जो पार्टनर्स हैं वो क्वालिफाइड है ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। ये बात आप समझना, अगर किसी लॉ फर्म को अपॉइंट कर दे, लॉ फर्म के पार्टनर्स एलिजिबल थोड़ी है ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। हाँ, वो लीगल ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीगल ऑडिट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लॉ ऑडिट की बात कर रहे हैं। यहां पे हम लीगल ऑडिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जिस फर्म को अपॉइंट करेंगे, अब बिग फोर का आप एग्जांपल ले लो, डिलॉइट को अपॉइंट कर दिया, ईवाई, डिलॉइट, ईवाई, ठीक है, ये सारी जो बिग फोर हैं आपको इनके बारे में पता ही है, केपीएमजी है। तो ये सब ये जो फर्म्स है इनको अपॉइंट आप कर सकते हो। देखो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक कंपनी में मल्टीपल ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन ये बात याद रखना, मल्टीपल ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं लेकिन सब सारे के सारे ऑडिटर्स को आप एक ही टाइम पर रिटायर नहीं कर सकते, राइट। कोई कंपनी बिना ऑडिटर के तो काम कर ही नहीं सकती, तो कंपनी में हर टाइम एक ऑडिटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेक्शन 139 के सब सेक्शन में पहली बात ये लिखी हुई है कि कंपनी को क्या करना है, कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है, एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो इस प्रोविजन का पूरा हम एनालिसिस करते हैं और देखो अभी इस प्रोविजन को समझते हैं।
तो एनालिसिस अगर इस प्रोविजन को देखें तो प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में लिखा हुआ है एनी इंडिविजुअल और ए फर्म मे बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, इंडिविजुअल या फर्म को अपॉइंट कर दो, अपॉइंटमेंट शैल बी मेड एट द जनरल मीटिंग। अब ये बात यहां पे कही गई है और साथ में ये लिखा हुआ है द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम till the conclusion of its sixth AGM and thereafter till the conclusion of every sixth AGM। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है sixth AGM and the manner and procedure of selection of auditor by the member of the company at such meeting shall be such as may be prescribed। तो यहां पे साथ में हमें रूल्स को भी देखना पड़ेगा, तो चलो यहां पे हम लोग इसके साथ साथ रूल्स की भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां से आगे चलते हैं। अभी रूल को डिस्कस करूंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करना है, लेकिन जब कंपनी की फर्स्ट एजीएम नहीं होती तब तक क्या होगा, कंपनी को बना तो पहले ही लिया, अब फाइनेंशियल ईयर बंद होगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, उसके बाद में कंपनी का एजीएम करवाओगे, राइट। तो कंपनी की फर्स्ट एजीएम आपको उसके बाद में करवानी है। फिर हम ये डेट कैलकुलेट करेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें एजीएम के सारे प्रोविजंस को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 122 ऑफ द कंपनीज एक्ट में एजीएम के प्रोविजंस है, तो वहां पे हमें सेक्शन 96 भी देखना पड़ेगा, अलग अलग सेक्शंस वहां पे हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम एजीएम की डेट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली जो यहाँ पे 139 आप देख रहे हो, लेकिन साथ में आपको ये बता देता हूं कि कंपनी में ऑडिटर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो पहली बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंटमेंट हो जाता है। और कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग कब होती है, तो इसके लिए आपको सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट देखना होगा। मतलब इस सेक्शन 139 को अगर आप देख रहे हो तो 139 के साथ साथ में आप जनरल मीटिंग के जो प्रोविजंस है आप उनको भी देखो एक बार, राइट। सेक्शन 96 क्या कहता है आप जरा उसको भी देखो, इसके साथ साथ 173 को भी देखो, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना, कोई भी कंपनी जो है उसको हम बिना ऑडिटर के नहीं रख सकते। तो हमने यहां पे सिंपली ये बोल दिया, देखो यहां पे 139 में तो लिखा हुआ है कि एजीएम में अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कंपनी की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के विद इन 30 डेज होती है, वहां कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले यहां पे एक बात और लिखी हुई थी जो कहता है कि किसी भी ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो 5 साल के लिए होता है। तो वहां पे 6th एजीएम वाला आपने अभी एक क्लॉज देखा, तो ये जो लाइन है इस लाइन को समझ लेते हैं। द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम till the conclusion of its 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th AGM। इस बात का क्या मतलब है अब मैं आपको समझा देता हूं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग बड़ा सिंपल है, और इतना सा इसका मीनिंग है कि किसी भी ऑडिटर को जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, 5 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का। अब मैं आपको एक बताता हूं पहले क्या पोजीशन हुआ करती थी। तो पहले ये पोजीशन थी कि ऑडिटर को, मतलब कंपनी से जब नया आ गया था उसके बाद बता रहा हूं मैं आपको, कि ऑडिटर को आप 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट कर दो, लेकिन हर साल एजीएम में उसके अपॉइंटमेंट का रेटिफिकेशन होगा। हर साल हम ये बोलेंगे कि हाँ हमें इस साल भी ऑडिटर को कंटिन्यू करना है, अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी हर साल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से पूछा जाता था कि क्या इनके अपॉइंटमेंट को हमें बरकरार रखना है कि नहीं रखना है। तो वहां पे अब वो पोजीशन अब नहीं रही है, बाद में उसको हटा दिया गया। तो रेटिफिकेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड। आप ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हो, 5 साल से पहले उसका रिमूवल पॉसिबल है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो समझाता हूं मैं ये प्रोविजन किस तरीके से अप्लाई होता है, पूरी तरीके से समझना आपको। अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो आप इस चार्ट को बना लेना, ठीक है, इस चार्ट को जरूर बना लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको अपने नोट्स में ये जो चार्ट्स हैं, ये अगर आपको कलरफुल ना मिले, ब्लैक एंड व्हाइट मिले, तो कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है, चार्ट्स सेम ही होंगे। कुछ चार्ट्स हो सकता है कि मैंने और भी ऐड कर दिए हूं, क्योंकि मैं आई कीप ऑन एडिंग, मैं बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो ऐड करता रहता हूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज पेज नंबर देख के मत सीक्वेंस मैच करना, आप चैप्टर देखना, चैप्टर में आपको ये सारा जो भी पोर्शन करवा रहा हूं वो मिल जाएगा। और इसके अलावा जितने भी चार्ट्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, या जितने भी चार्ट्स अभी मैं कुछ और बना दूं अगर मैं ड्यूरिंग द क्लास, तो प्लीज आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि हर बार
इतने सारे चार्ट्स ऐड करना पॉसिबल नहीं होता, मैं अपनी हर क्लास में कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देता हूं। ऑल राइट, तो चलो देखो, अब सेक्शन 139 मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ऑडिटर को बुलाते हैं। 139 में बोलते हैं कि ऑडिटर आपका स्वागत है। 140 में बोलते रहे हैं कि आप यहां से चले जाओ, क्योंकि 140 बात करता है रिमूवल रेजिग्नेशन के बारे में। तो 139 ने बोला कि आप इंडिविजुअल को बना दो, फर्म को बना दो, एजीएम में अपॉइंट कर दो, और वो 6th एजीएम में क्या हो जाएगा, 6th एजीएम में रिटायर हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि मैं बोलता हूं कि एक ऑडिटर है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है 1st एजीएम में। अब देखो, मैं इसको ऐसे बताता हूं, ये बात आप यहां पे याद रखना कि यहां पे जो 1st एजीएम जो है, ये 1st एजीएम कंपनी की एजीएम नहीं है। ये मान लो कि वो उस ऑडिटर की 1st एजीएम है। लेट्स से वो उस ऑडिटर की क्या है, 1st एजीएम है। तो अब मान लो मैं बोलता हूं कि कंपनी की ये 24th एजीएम हुई है, 24th एजीएम। अच्छा, अब यहां पे एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि पुराने वाले कंपनीज एक्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में ऐसे रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नए कंपनीज एक्ट 2013, आप बोलोगे सर 10 साल हो गए कंपनीज एक्ट को आए हुए और अभी भी आप ये बात बोल रहे हो ना, मोर देन 10 साल, इतना टाइम हो गया और फिर भी आप बोलते हो नया वाला कंपनीज एक्ट, नया वाला कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि नया कंपनीज एक्ट, ठीक है मैं मान लेता हूं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला कि अब ऑडिटर्स का क्या होगा, रोटेशन होगा, एक ऑडिटर 5 साल के लिए रहेगा। तो यहां पे जो 6th एजीएम लिखा हुआ है, 6th एजीएम लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, अब एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है 1st एजीएम, यानी कि उसकी पहली एजीएम है जिसमें उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है और उस एनुअल जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जा रहा है। अब वो जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कंपनी की 24th एजीएम है, 24th, राइट। अब देखो, अब 24 से लेकर 25th एजीएम, 24th से लेकर 25th एजीएम जो कि होगी 25th एजीएम, उस ऑडिटर की तो कौन सी एजीएम है, उस ऑडिटर की तो 2nd एजीएम है, और कंपनी की वो 25वीं एजीएम है। मतलब कंपनी को बने हुए इतने साल हो चुके हैं और कंपनी की 24 एजीएम हो चुकी है और ये 25वीं एजीएम है। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग है। ये बात आपको समझ में आई। अब 25th एजीएम कंपनी की चल रही है और उसने 1 साल कंपनी में पूरा कर लिया है। अब 3rd एजीएम से यहां मतलब क्या है, सो हियर 3rd एजीएम मींस 26th एजीएम, कंपनी की 26th, लेकिन ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को यहां पे 3 साल हो गए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को यहां पे 3 साल हो गए हैं। फिर आ गई है 4th एजीएम, और इस 4th एजीएम की अगर मैं बात करूं तो दिस इज बेसिकली दी 27th एजीएम, लेकिन ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को यहां पे 4 साल हो गए हैं। हो गए ना, 3rd ईयर यहां पे ये ठीक है, राइट। ये 4th एजीएम मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये आ गई, ये आ गया 5th एजीएम, और 5th एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंटमेंट हुए कितने, तो ये देखो, ये ऑडिटर का कौन सा ईयर है, ये ऑडिटर का 4th ईयर है। आ गई आपको बात समझ में। यहां पे मैंने ईयर इसलिए लिखे हैं, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, क्योंकि बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूं कि ये उसका पहला साल, ये उसका दूसरा साल, ये उसका तीसरा साल, एंड ये उसका 4th ईयर। ठीक है, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई, इतना यहां तक क्लियर है। तो ऑडिटर बेसिकली अपॉइंटमेंट जो उसका हो रहा है वो कितने साल के लिए हो रहा है, वो उसका अपॉइंटमेंट जो है वो 5 साल के लिए ही हो रहा है। देखो, ये इसका 4th ईयर, और जब इसका 5th ईयर आएगा, जब इसका 5th ईयर आएगा, और ये होगी कंपनी की 6th एजीएम, ये कंपनी की 6th एजीएम आपके सामने, ठीक है, 6th एजीएम। एक और एस्पेक्ट यहां पे मैं आपको बता देता हूं, वो 6th एजीएम यहां पे क्यों लिखा गया है ये देखना। जब ये 1st एजीएम कंक्लूड हुई थी ना, 1st एजीएम में इसका अपॉइंटमेंट हुआ, जो कि इसके हिसाब से 1st है, कंपनी के हिसाब से 24th है, कंपनी के हिसाब से उनकी 24th एजीएम है। लेकिन क्योंकि मैं, मान लो मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है, मैं तो पहली बार ही जा रहा हूं कंपनी की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूं, जिस कंपनी मुझे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो मेरे लिए तो वो 1st एजीएम ही ना। तो उस फर्स्ट कंपनी बोलती है हमारी ये 24th एजीएम है, आई डोंट केयर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी ये 1st एजीएम है, और इस 1st एजीएम में क्या हो गया है, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है। अब ये बात याद रखना, मेरा काम कब से शुरू होगा, मेरा काम शुरू होगा उस मीटिंग के कंक्लूजन से। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। तो अगली मीटिंग तक मैं कंपनी का ऑडिटर रहा तो 1 साल, उसके बाद में भी रहा दूसरा साल,
तीसरा साल, चौथा साल एंड पांचवा साल। अब देखो, अब यहां पे कंपनी की जो कौन सी जनरल मीटिंग हो रही है, जो कंपनी की 29th एजीएम हुई, इस एजीएम में मैं रिटायर हो जाऊंगा। और ये रिटायरमेंट बेसिकली मैंडेटरी है, मुझे एट एनी कॉस्ट कंपनी से रिटायर होना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बोलूंगा नहीं मुझे अभी भी कंपनी का ऑडिटर रहना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो ये पॉसिबल है कि मैं जिस फर्म का पार्टनर हूं वो फर्म अभी भी कंपनी की ऑडिटर रह जाए, ये पॉसिबल है, क्योंकि जो ऑडिट फर्म है वो 10 साल तक किसी एक कंपनी की ऑडिटर रह सकती है। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। लेकिन यहां पे मैं इस कंपनी के 5 साल तक ऑडिटर रहूंगा और 5 साल के बाद में मैं अब कंपनी का ऑडिटर नहीं रह सकता। अब जैसे ही वो मीटिंग होगी, वो 6th एजीएम जब चल रही होगी, उस मीटिंग में मेरा हो जाएगा रिटायरमेंट और मेरी जगह पे हो सकता है कि आपको या आपके फ्रेंड को या आप में से किसी को भी, हम में से किसी को भी अपॉइंट कर दिया जाए कंपनी का ऑडिटर। चलो मैं ये मान लेता हूं कि हम दोनों एक ही फर्म के पार्टनर हैं, हम दोनों एक फर्म में पार्टनर हैं, और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि फर्म 10 साल तक किसी कंपनी की ऑडिटर रह सकती है अगर वो ऑडिट फर्म है तो एक पार्टनर रिटायर हो गया, दूसरा पार्टनर अपॉइंट हो गया। अब दूसरा पार्टनर का रिटायर होगा, पहला पार्टनर रिटायर होगा, दूसरा पार्टनर अपॉइंट होगा, तो ये 6th एजीएम जब खत्म होगी तो उसके लिए वो क्या बन जाएगी, उसके लिए वो फर्स्ट एजीएम बन जाएगी। जैसे पहले मेरे लिए फर्स्ट एजीएम बनी थी, वैसे अब आपके लिए फर्स्ट एजीएम बन जाएगी। आया कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आया कि एक साल कैसे काउंट किया, एक साल हमने कैसे काउंट किया। सो दिस इज हाउ हमने इसको काउंट किया। चलो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं और यहां पे मैं ईयर लिख देता हूं। चलो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिख दिया 2014, ये मीटिंग 2014 में हुई थी, ये मीटिंग 2015 में हुई, तो एक साल। उसके बाद ये मीटिंग 2016 में हुई एजीएम, तो ये एक साल यहां पे हुआ, एक साल यहां पे हुआ, एक साल यहां पे। सो ये एक तरीके से, ये इस तरीके से प्लस कर दो। अभी भी आपको समझ में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। ये लो 3 साल, और यहां पे चलो मैं लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया 2018, ये मैंने 2018 लिख दिया, ये हो गया 4th ईयर, और ये 2018 से 2019 ये आ गया 5th ईयर। ठीक है, 2018 लिख दिया और 2018 के बाद में यहां पे 2019 लिख देता हूं। ठीक है, अब समझ में आ गया किस तरीके से 5 साल कैलकुलेट किए। 5 साल कैलकुलेट करने का पूरा फंडा अब आपको क्लियर हो गया। अब इस लाइन को वापस से पढ़ लो, ठीक है, इस लाइन को पढ़ो। द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एजीएम एंड देयरआफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th एजीएम। तो इस तरीके से रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट के बारे में अब यहां पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल जो है, अब उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो, तो कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स, यहाँ पे सेक्शन आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर है। मैंने आपको बताया सेक्शन 139 आपको देखना है, 139 याद रखना, जिसमें अपॉइंटमेंट हो रहा है, और 140 में ऑडिटर को हम कंपनी से रिमूवल या उसका रेजिग्नेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, नाउ अब देखो यहां पे फटाफट से देखना कैटेगरीज ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज है यहाँ पे। A company which is required to constitute an audit committee, a company which is not required to constitute an audit committee under section 177। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो बात करता है किसके बारे में। सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। ऑडिट कमेटी के बारे में सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में भी लिखा हुआ है। तो सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में अगर आप रेगुलेशन 18 को देखोगे तो वहां पे आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ऑडिट कमेटी बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही एक कमेटी बनती है जिसको ऑडिट कमेटी कहते हैं, जिसका चेयरपर्सन कौन होता है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें मेजोरिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होते हैं। इस ऑडिट कमेटी का काम, एक फंक्शन इसका ये होता है कि ऑडिटर का नाम रिकमेंड करना कि कौन कंपनी का ऑडिटर बनना चाहिए, और इसका एक पर्पस होता है कंपनी की इंटरनल ऑडिट भी करवाना, रिस्क मैनेजमेंट को देखना, कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, और बेसिकली इनका काम होता है कि कंपनी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, इस सारी बातों को प्रिवेंट करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना, ये सारे काम ऑडिट कमेटी के होते हैं। इसके बारे में आप सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट और इसके साथ साथ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस को देख सकते हो।
तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ऑडिट कमेटी कौन सी कंपनी को बनाना पड़ता है, इसके लिए हम कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल को देखते हैं, कंपनी के टर्नओवर को देखते हैं, और कंपनी का आउटस्टैंडिंग डेट कितना है हम उसको देखते हैं। तो वहां पे 10 करोड़, 50 करोड़ और 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ ऐसे लिमिट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मान लो कंपनी के पास जो कंपनी का डेट है, इफ इट एक्सीड्स 50 करोड़ रुपीज, तो वहां पे हम ये बोलते हैं कि कंपनी को ऑडिट कमेटी जो है वो बनानी पड़ेगी। तो ये कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी के टर्नओवर और कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट कमेटी को देखते हैं। एक और बात, ऑडिट कमेटी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनीज को अपॉइंट करने और कौन सी कंपनीज को बनाने हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल सेम है। खैर, इतना हमने बात कर लिया है ऑडिट कमेटी के बारे में। जैसे कि कंपनी में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है, सीएसआर कमेटी होती है, एनआरसी कमेटी होती है, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, उस तरीके से ही कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है। तो यहां पे आप दो तरह की कंपनीज को देखो, एक कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, एक कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177। तो इन दोनों चीजों से क्या होता है, ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि कंपनी में ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये देखो, सबसे पहले अब ये बात याद रख लेना कि अगर एक कंपनी जिसमें कि ऑडिट कमेटी को बनाने की जरूरत है, उस कंपनी में ऑडिट कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के बीओडी को बोलती है कि हमें लगता है कि संयोग सर को ऑडिटर बना दो, ठीक है। मान लो ऑडिट कमेटी बोलती है कि सीए संयोग व्यास, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मान के चल लो, ये नाम दे दिया और बोल दिया कि इन्हें बना दो कंपनी का ऑडिटर, या इनकी एक फर्म है उसको बना दो। अब यहां पे मान लो डिलॉइट का नाम दे दिया, फर्म डिलॉइट है और डिलॉइट का नाम देके बोल दिया कि उसको आप ऑडिटर अपॉइंट कर दो। तो यहां पे अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, देखो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, और पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनसे एग्री हो जाएं, रिकमेंडेशन से एग्री हो, और फिर वो फर्दर रिकमेंड कर दें किसको, मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम में मेंबर्स को बोल दें कि हमने इनका नाम प्रपोज किया है, ऑडिट कमेटी ने हमें इनका नाम दिया था, संयोग सर का नाम दिया था, हम भी चाहते हैं कि इन्हें ऑडिटर बना दिया जाए, और मेंबर्स ने भी क्या कर दिया, मेंबर्स ने भी अब इसको अप्रूव कर दिया, ठीक है। सो ऑडिट कमेटी डिसाइड्स, ठीक है, राइट, ये बात आपने देख ली, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ओके, दूसरा पॉइंट यहां पे देखिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे ये कि इफ देयर इज अ डिसएग्री विद द रिकमेंडेशन। अब यहां पे डिसएग्री कौन हो रहा है, अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात से एग्री ही नहीं कर रहे, तो वो अगर एग्री नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो यहां पे मैं थोड़ा सा, ठीक है, चेंजेस करूंगा, थोड़ा सा मैं यहां पे आपको एक चार्ट में चेंजेस करके आपको बताता हूं, देखो देखना इसको, ठीक है। ये देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बोल रहे हैं कि हम, आपने जो नाम रिकमेंड किया है हम उससे एग्री नहीं कर रहे, आपने संयोग व्यास सर का नाम दिया है लेकिन हम उनका नाम अप्रूव नहीं कर रहे, मान लो, अब ये बीओडी ने कह दिया, तो बीओडी अब किसको रेफर करेगा, वापस ऑडिट कमेटी के पास में जाएगा। अब जब ऑडिट कमेटी के पास में वापस जाएगा तो ऑडिट कमेटी, देखो यहां पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑडिट कमेटी डिसाइड्स नॉट टू रिकंसीडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन। ऑडिट कमेटी बोलती है कि नहीं, हमने जो नाम दिया था वो पूरी तरीके से ठीक है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब क्या होगा, बोर्ड शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट। अब देखो यहां पे एक बात आप याद रखना, ठीक है, यहां पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी जो हमें देखनी है, और वो पॉसिबिलिटी बेसिकली ये कहता है कि एक तो आपने क्या किया, ऑडिट कमेटी ने इसको रिकंसिडर करने से मना कर दिया, तो उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी इन दोनों के बीच में हो चुका है डिसएग्रीमेंट। और जब ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट क्रिएट होता है तो उस सिचुएशन में अब बोर्ड जो है वो अपने रीजन देता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना चाह रहा। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी रिकमेंडेशन को भेज देते हैं किसके पास, एजीएम में शेयर होल्डर्स के पास चले जाते हैं। देखो यहां पे अब देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, ये देखो डिसएग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है, ये जो डिसएग्रीमेंट है ये हो रहा है अभी यहां पे दो लोगों के बीच में, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और दूसरी तरफ कंपनी की ऑडिट कमेटी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही कंपनी की ऑडिट कमेटी बनती है, और ऑडिट कमेटी मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होते हैं। तो अब यहां पे डिसाइड कौन करेगा, अब यहां पे एजीएम में डिसाइड होगा,
ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी का ऑडिटर कौन बनेगा, हम किसकी बात कंसीडर करें। ये बात आपको समझ में आई? इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको कंसीडर किया जाए। तो अब मेंबर्स जो हैं वो जनरल मीटिंग में अब डिसाइड करेंगे, वो जनरल मीटिंग में डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है तब वो डिसाइड करेंगे, और अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिर कोई अपने रीजंस देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो तो सिंपली क्या कर देंगे, फर्दर रिकमेंड कर देंगे, फर्दर रिकमेंड कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो अपॉइंटमेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूं, अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट बेसिकली कौन करता है। अल्टीमेट जो अपॉइंटमेंट होता है वो जनरल मीटिंग में ही शेयर होल्डर्स जो है वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, एक और बात, दूसरा एस्पेक्ट यहां पे ये है कि कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177। अब एक ऐसी कंपनी है जिसमें ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है 177 में, क्योंकि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है, या कंपनी का टर्नओवर है, या जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग डेट है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी 177 में कवर ही नहीं हो रही। तो वो सिचुएशन में क्या होगा, वहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर को नाम रिकमेंड कर देंगे। तो यहां पे पॉइंट बड़ा सिंपल है, बीओडी रिकमेंड कर देगा ऑडिटर का नाम इन जनरल मीटिंग, और उसके बाद में मेंबर्स उसके ऊपर अपना अप्रूवल दे सकते हैं। तो डिसएग्रीमेंट हुआ तब भी आपको शेयर होल्डर्स के पास में जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये रहा कि वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना रीजन देना पड़ेगा कि डिसएग्रीमेंट के रीजन क्या है। ठीक है, वो डिसएग्री क्यों कर रहे हैं बेसिकली, राइट, वो ये बताएंगे कि उनका रीजन क्या है, वो ऑडिट कमेटी की बात क्यों नहीं मान रहे। और अगर वो ऑडिट कमेटी की बात से एग्री हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सिंपली नाम फॉरवर्ड कर देंगे शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में, और फिर अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये जो आपने अभी ये जो एस्पेक्ट आप देख रहे हो, ये हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कंपनीज ऑडिटर्स एंड ऑडिटर रूल के अकॉर्डिंग हम इस पूरे एस्पेक्ट को यहां पे हम लोग देख रहे हैं। ऑलराइट, चलो यहां से आगे चले, यहां तक पूरी तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलो यहां से अब आगे चलते हैं, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट। ठीक है, इतना पूरी तरीके से क्लियर है। तो हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया रूल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल्स, और ये रूल 3, जिस रूल 3 के अकॉर्डिंग हमने यहां पे पूरा मैनर जो है वो हमने देख लिया है। ऑल राइट, चलो अब फटाफट से आगे चलते हैं। 139 में हमने यहां तक डिस्कस किया है, अब 139 में आगे चलते हैं इससे। ठीक है, रूल को भी देख लिया हमने, रूल भी डिस्कस कर लिया है अपॉइंटमेंट का। तो दो एस्पेक्ट जो हम लोग अब तक देख चुके हैं वो ये है कि 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, हर साल रेटिफिकेशन की जरूरत अब नहीं पड़ती है, वो प्रोविजन अब कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है, या तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है तो इसके बारे में भी देख लो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी लिस्टेड कंपनी एंड सच अदर क्लासेस ऑफ कंपनी, अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, सो बाकी अदर क्लास ऑफ कंपनी जिनको प्रिस्क्राइब कर रखा है उनको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। और फिर इसके लिए किसको देखा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो रूल 6 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर को हम इसमें देखते हैं, और रूल 6 जो है यहां पे वो रेफर करता है रूल 4 को। रूल 6 जो है वो है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर का, रूल 6 जो है वो मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर का है, लेकिन वो रेफर करता है फिर किसको, रूल 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे देखो, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम देखें तो देखो ये लिखा हुआ है ऑल पब्लिक कंपनीज विद पेड अप कैपिटल ऑफ ₹10 crore और मोर, ये मैंने आपको बता दिया था। ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग ए टर्नओवर ऑफ ₹100 crore और मोर, एंड ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर और डिपॉजिट एक्सीडिंग ₹50 crore और मोर। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, और इन्हीं 3 क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होता है। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज, और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल होती है, ये बात आप यहां पे याद रखना। ठीक है, ओके, ये बात यहां पे आप याद रख लेना। तो अनलिस्टेड कंपनीज आ गई, अनलिस्टेड कंपनीज आ गई। यहां पे एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे क्लियर करना था, जो अमेंडमेंट वाला बेसिकली पॉइंट है, वो बेसिकली पॉइंट जो इस बारे में बात करता है, ठीक है, कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ओके, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज आ गई जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ और मोर, और उसके बाद में यहाँ पे ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एक बात और देखेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ, ₹50 करोड़ और मोर, ये हम प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल करते हैं, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लेट मी मेक ए चार्ट हियर, मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाकर ये वाला पॉइंट अब आपको समझा देता हूँ। सेक्शन 139 के सब सेक्शन 2 को समझाने के लिए ये पॉइंट यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि एप्लीकेबल किस किस पे होगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट है। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, तो अमेंडमेंट के बारे में अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे, आगे डिस्कस कर लेंगे। एक बार जो हम कर रहे हैं हम उसी पे स्टिक करते हैं, उसके बाद में विल सी इट लेटर, ठीक है। सो ये तो बेसिकली रूल 4 आ गया। रूल 4 में हमने ऑडिट कमेटी के रूल 4 को हमने देख लिया, जो कि अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी ये सेम प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया 10 करोड़, 50 करोड़ एंड 100 करोड़ की यहाँ पे लिमिट है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन 139 का सब सेक्शन 1 एंड रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 किसका है? ये जो रूल नंबर 4 है, ये रूल भी हमारा कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 का है। और इस रूल में क्या लिखा हुआ है, जरा इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। सो दिस रूल बेसिकली टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है, जरा ध्यान से देखना और समझना। ये कहता है कि आपको रिटर्न कंसेंट लेनी है फ्रॉम ऑडिटर। तो यहां पे सबसे पहले बात की गई है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की। तो अगर मैं सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 को पढ़ूं तो उसमें यह लिखा हुआ है कि कंपनी किसको अपॉइंट करेगी, या तो इंडिविजुअल को या ऑडिट फर्म को अपॉइंट करेगी, ठीक है। और फिर 6th AGM तक उसका अपॉइंटमेंट होगा। और साथ में यह लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो यहां पे सेक्शन 139 जो है वो रेफरेंस दे रहा है, इसका रेफरेंस दे रहा है, रूल्स का रेफरेंस दे रहा है। सेक्शन 139 में ही अगर आप एक प्रोवाइजो देखोगे, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में देयर इज ए प्रोवाइजो। तो वो प्रोवाइजो बेसिकली ये कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड, अपॉइंटमेंट से पहले आपको उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी है, रिटर्न कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट, टू सच अपॉइंटमेंट। और साथ ही साथ एंड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम और इट दैट his appointment if made shall be in accordance with the condition as may be prescribed shall be obtained from the auditor। तो ये बात किसमें लिखी हुई है? सेक्शन 139 के सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है कि आप ऑडिटर की पहले रिटर्न कंसेंट लेकर आओगे, और आपको यह भी देखना होगा कि वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए हम साथ में देखते हैं रूल नंबर 4, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल का रूल नंबर 4 यहां पे हम साथ में देखने हैं। अभी हम सेक्शन 139 पे ही रुके हुए हैं, 139 से अभी हम आगे, जी बिल्कुल, अभी हम उससे आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 139 में आपको मैंने क्या बताया, 139 बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में। 139 बुला रहा है ऑडिटर को, 140 ऑडिटर को वापस भेज रहा है। तो ये देखो, सबसे पहले ऑडिटर जो है वो अपने रिटर्न कंसेंट देगा और सर्टिफिकेट देगा दैट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बिफोर अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद में कंपनी की तरफ से काम क्या होगा, अब कंपनी की साइड से उसका अपॉइंटमेंट उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। बिफोर अपॉइंटमेंट रिटर्न कंसेंट होगी, मुझे ऑडिटर बनाया जा रहा है तो मेरी साइड से रिटर्न कंसेंट दी जाएगी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा दैट आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, और कंपनी की साइड से ये कम्युनिकेट किया जाएगा उसको कि ठीक है हमने आपका अपॉइंटमेंट कर दिया। और उसके बाद में अब कंपनी को क्या करना है, अब कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना है। अब ये देखो यहां पे कंपनी किस रजिस्ट्रार के अंडर आती है, रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली एनसीआर, या मैं बोलूं रजिस्ट्रार ऑफ बैंगलोर है, या मुंबई है, पुणे है, जहां का भी है, कंपनी शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने के लिए कंपनी को यहां पे एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एडीटी 1। तो एडीटी 1 जो फॉर्म है, 15 डेज ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड। तो जिस मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, अब उसके 15 दिनों में क्या करना है, 15 दिनों में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। अब ये दोबारा पूरा प्रोसेस जो है, एक बार इसको फिर से देखो। सबसे पहले ऑडिटर की रिटर्न कंसेंट ली है अपॉइंटमेंट से पहले कि क्या आप ऑडिटर बनने में इंटरेस्टेड हो, वो कह रहे हैं हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं।
आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो, नहीं डिस्क्वालीफाइड नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर दिया गया। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हमने बताया एजीएम में अपॉइंटमेंट होता है। रिकमेंड कौन करता है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है। जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है वहां ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है, और जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है उस कंपनी में क्या होता है, उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम रिकमेंड करते हैं। उसके बाद कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार को 15 डेज में ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट। और इसके साथ में देखो यहां पे ये लिखा हुआ है एनएफआई रूल्स। यहां पे हम देखेंगे कि जैसे ही एनएफआई रूल्स एप्लीकेबल हुए 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट, तो अब कंपनी को किसको बताना है, एनएफआई रूल्स के अकॉर्डिंग ऑफ द एनएफआरए रूल्स एनएफआरए 1 में 15 डेज फॉर अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो यहां पे ये वाला एस्पेक्ट भी यहां पे आ गया है। तो ये देख लो एनएफआरए 15 डेज हमने देख लिया, एंड एनएफआई रूल्स के अकॉर्डिंग है 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एनएफआरए रूल्स एनएफआरए 1, 15 डेज फॉर अदर बॉडी कॉर्पोरेट यहां पे इन्फॉर्म करना है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके बारे में तो आप लोगों ने अच्छे से जान ही लिया है। अब ये देखो, अब सर्टिफिकेट सबमिट करेगा ऑडिटर की तरफ से। नाउ द ऑडिटर शैल सबमिट ए सर्टिफिकेट। तो अब ये जो सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, देखो अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो the individual or the firm as the case may be is eligible for appointment and is not disqualified for appointment under the act, the chartered accountant act 1949 and the rules regulation made thereafter। तो वो इसमें डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उसका अपॉइंटमेंट जो है वो हुआ है, मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का वायलेशन करके उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। फिर द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट। जो लिमिट लेड डाउन कर रखी है कितनी कंपनीज की ऑडिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लो 20 कंपनीज में कुछ एक्सेप्शन है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर और ऑडिट फर्म और एनी अदर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट आज डिस्क्लोज इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। तो उसके अगेंस्ट में देखो कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स तो पेंडिंग नहीं है, कुछ प्रोसिक्यूशन तो पेंडिंग नहीं है। तो कई बार गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है ना कुछ लोगों के अगेंस्ट में, कि मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एडजस्टमेंट एंट्रीज में इन्वॉल्व है। अब आप पूछोगे एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, बेसिकली कि ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, शेल कंपनीज बनाई जाती हैं, और शेल कंपनीज को बनाकर एडजस्टमेंट एंट्री करना। तो अगर मान लो कोई पर्सन उसमें इन्वॉल्व था या उसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हैं किसी प्रोफेशनल के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर, तो ये बात भी यहां पे बतानी होगी कि उसके अगेंस्ट में कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चार्जेस हैं, और जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी पूरी तरीके से ट्रू एंड करेक्ट है। द सर्टिफिकेट शैल ऑल्सो इंडिकेट वेदर द ऑडिटर सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। अब देखो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है ऑडिटर का वो सेक्शन 141 में है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 141 के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ये सारी बातें भी उसको यहां पे बतानी पड़ेंगी। ऑल राइट, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। यहां से आगे चलते हैं। ओके, यहां से आगे चलते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अब टर्म ऑफ ऑडिटर के बारे में यहां पे हम लोग बात करेंगे, और टर्म ऑफ ऑडिटर को डिस्कस करते हैं। ये देखो सर, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 हम इसके लिए देखने वाले हैं। तो अब देखिएगा जरा इसको। ऑलराइट, चलिए तो जरा देखा जाए अब टर्म ऑफ ऑडिटर को। इतनी बातें यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। रिटर्न कंसेंट ले जाएगा, 15 डेज के अंदर एडीडी 1 एक फॉर्म फाइल करना होगा और रजिस्ट्रार को यहां पे इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, और चलो अब इससे आगे चलते हैं। एंड नाउ ओके, लेट्स टॉक अबाउट टर्म ऑफ ऑडिटर को। टर्म ऑफ ऑडिटर को देखते हैं। देखो टर्म ऑफ ऑडिटर में
सेक्शन 139 का सबसेक्शन 2 देखेंगे। एक ब्रॉडली आपको सेक्शन को अगर लर्न करना है तो मैंने आपको एक ब्रॉडर एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप ऐसे याद रख लो 139 में ऑडिटर जो है वो आ रहा है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में 139 में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ में इसको ऐसे भी लर्न कर लो कि ऑडिटर अगर कंपनी में आ रहा है तो उसकी फिर जो टर्म है वो टर्म कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा उसके बारे में 139 में लिखा हुआ है। जिस सेक्शन में अपॉइंटमेंट हो रहा है उसी सेक्शन में उसकी टर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो ये देखो सेक्शन 139 का सब सेक्शन 2 बोलता है कि लिस्टेड कंपनीज एनी अदर प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज। देखो ये यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो लिस्टेड कंपनी लिख दिया, उसके साथ में लिख दिया एनी अदर एंड, ठीक है, अदर प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। देखो जब ये लिखा हुआ ना प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट रूल्स, वो रूल की बात कर रहा है, क्योंकि सेक्शन ने यहां पे उस प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी को समझाया ही नहीं है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे रूल में क्या लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है एक्सेप्ट 1% कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज। ठीक है, तो देखो 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को यहां पे एक्सक्लूड कर दिया। अब स्मॉल कंपनी कौन सी, वही 4 करोड़ 40 करोड़ वाला क्राइटेरिया है, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या फिर टर्नओवर उसका 40 करोड़। दो कंडीशंस, ये 2022 में अमेंडमेंट आ गया था स्मॉल कंपनी वाला, तो स्मॉल कंपनी की लिमिट को बढ़ा दिया गया था। 1% कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट में उसके बारे में लिखा हुआ है। तो एनी अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी में हियर इट इज टॉकिंग अबाउट रूल 5। अब ये रूल 5 की तरफ इंडिकेट कर रहा है, रूल 5 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014, और इसने कहा फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज फॉर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2। कहने का मतलब क्या है, ये 139 सब सेक्शन 2 किसके बारे में बात कर रहा है, ये तो टर्म ऑफ ऑडिटर के बारे में बात कर रहा है। तो इसने कहा ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज कहां कवर हो गई, लिस्टेड कंपनी तो यहां कवर कर ली है। अनलिस्टेड के लिए बोल दिया जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो 10 करोड़ या उससे ज्यादा। ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर, and all companies having a paid up share capital of below threshold limit mentioned in, जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखी है ना, जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखी है above, but having a public borrowing from financial institution, banks और public deposit ₹50 करोड़ और more। तो ये वाला क्राइटेरिया यहां पे आ गया, 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का लिमिट यहां पे गिवन है। तो ये 3 क्राइटेरिया हम देखते हैं। तो इन कंपनीज में अब क्या होता है, ये देखो इन कंपनीज में सिंपली लिखा हुआ है कि इनमें 5 साल से ज्यादा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। टर्म ऑफ ऑडिटर, जिसको हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो 5 साल के लिए होता है। जिस जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उससे 6th एजीएम में वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखो साथ में बोल दिया गया कि अदर क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है, ये बड़ी कंपनीज है बेसिकली। ये देखो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है लेकिन इसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी है लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। और साथ में बोल दिया गया कि एक ऐसी पब्लिक कंपनी है, एक ऑल कंपनीज, जिनका ऑल कंपनीज बोल दिया मतलब सारी कंपनी को शामिल कर लिया है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल तो कम है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो तो कम है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, लेकिन जिनकी पब्लिक बोरोइंग है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, वो कितना है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा। तो अब इन कंपनीज के ऊपर भी हम ये बोलेंगे कि आपके ऊपर भी ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मतलब आपकी कंपनी में जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा वो सिर्फ 5 साल के लिए होगा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 1 term of 5 consecutive years, and in audit firm as auditor for more than 2 term of 5 consecutive years। तो अगर यहां पे मैं टोटल करूं तो आ जाएगा 10 साल, 10 साल आएगा। और अगर किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करें तो आ जाएगा 5 साल। इंडिविजुअल को अपॉइंट किया 5 ईयर्स, ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया 10 ईयर्स। और साथ में लिखा हुआ है कूलिंग पीरियड, एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म 1 term of 5 consecutive year shall not be eligible for appointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of his term। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, राइट है ना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट। पॉइंट ने बेसिकली ये बोल दिया, ये देखो जरा नजर डालना है इसके ऊपर आप।
ये देखो 5 years, इंडिविजुअल के लिए क्या बोल दिया, shall not be eligible for appointment as an auditor in the same company 5 years from the completion of his term. An audit firm which has completed its term, वो कितना है, 2 terms of 5 consecutive year, shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of such term. Provided further, as on the date of appointment, no audit firm is having a common partner or partner of the audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years. इसका क्या मतलब है, अब ये समझाता हूं मैं आपको। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है देखो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखना, नजर डालना इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके ओके, देखो जरा इसके ऊपर। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, या थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जूम आउट करना पड़ेगा इसको। ये देखो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी को 139 सबसेक्शन 2 में शामिल नहीं करते। अब ये देख लो, अगर किसी इंडिविजुअल को आपने अपॉइंट किया, इंडिविजुअल को आपने अपॉइंट किया कंपनी का ऑडिटर, तो ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद में जब उसके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद में वो अगले 5 साल कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, उसके ऊपर कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है। एंड ड्यूरिंग दैट कूलिंग पीरियड वो अब कंपनी का ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये बात आपको समझ में आ गई। सो इंडिविजुअल अगर अपॉइंट हुआ है किसी कंपनी में और 5 साल तक, एक और बात यहां पे हमने देखी, ये जो लिमिट है ये कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ये लिमिट एप्लीकेबल होती है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। उसके साथ साथ राइट कौन सी कंपनीज के ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर जो कंपनी रूल 5 में कवर होती हैं। अब रूल 5 में कौन सी कंपनीज कवर हो रही हैं, ये देखो रूल 5 में कहा गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। फिर कहा गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। और फिर कहा गया ऑल कंपनीज को, ऑल कंपनीज ये वो कंपनी है जो कि ना तो पेड अप शेयर कैपिटल वाले क्राइटेरिया में फिट होती हैं, लेकिन जिनकी बोरोइंग कितनी है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो उन कंपनीज को भी 5 साल के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। 5 साल के बाद अगले 5 इयर्स के लिए वो जो ऑडिटर है वो कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। ये मैंने आपको समझाया। और अगर आपने किसी ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया है तो सिंपल सा रूल क्या है, देखो ऑडिट फर्म किसी एक बड़ी कंपनी में, बड़ी कंपनी कौन सी, जो सेक्शन 139 के सबसेक्शन 2, सेक्शन 139 के सबसेक्शन 2 और रूल 5 में कवर होती है। देखो टेन्योर भी 5 साल है और रूल भी 5 है। टेन्योर भी 5 इयर्स है और रूल नंबर भी 5 है। टेन्योर भी 5, रूल भी 5। कूलिंग पीरियड भी कितना, 5। कूलिंग पीरियड मतलब आपको कंपनी से अब डिस्टेंस रखनी है अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल कंपनी से बाहर। जैसे कि इलेक्शन हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अब 5 साल के लिए बाहर हो गई, एक्सेप्शंस अगर ना हो तो, ठीक है। ये देखो अब अपॉइंटमेंट हुआ यहां पे अगर ऑडिट फर्म का, तो ऑडिट फर्म का देखो एक पार्टनर मान लो 5 इयर्स कंप्लीट करता है। देखो यहां पे मैं बोलता हूं कि एक पार्टनर था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड था, डिसक्वालिफाइड नहीं था, ठीक है। सीए इंस्टीट्यूट ने लाइसेंस दे रखा था, सीओपी उसके पास में था, 5 साल कंप्लीट कर लिए। 5 साल कंप्लीट करने के बाद में यहां पे दूसरा पार्टनर, उसी फर्म का दूसरा पार्टनर उसी कंपनी का, मान लो अदानी है, रिलायंस है, एनडीटीवी का एग्जाम्पल ले लो, एनडीटीवी को अदानी ने खरीद लिया, उसके बाद में एनडीटीवी में मान लो एजीएम हुई और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ, तो सेकंड पार्टनर जो है उसी फर्म का बन सकता है। अब यहां पे फर्म चेंज नहीं हुई है, सिर्फ यहां पे पार्टनर चेंज हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने वाला जो पार्टनर है वो चेंज हुआ है, जो ऑडिट करेगा, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो यहां पे अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि देखो पहला वाला पार्टनर तो हट गया है, अब सेकंड पार्टनर बन गया है।
सेकंड पार्टनर बनने के बाद में क्या होगा, 10 साल कंप्लीट हो गए, 2 पार्टनर्स ही होंगे एक तरीके से, ऑडिट फर्म बनी थी ना, तो ऑडिट फर्म में हम ये बोलते हैं ना कि 10 साल तक किसी ऑडिट फर्म में काम, 10 साल तक कोई ऑडिट फर्म किसी कंपनी की ऑडिट कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे 1 पार्टनर 2 पार्टनर इस तरीके से लिख के आपको समझा दिया। अब अगले 5 साल तक वो ऑडिट फर्म उस कंपनी से दूर रहेगी। अब यहां पे आप एग्जांपल ले लो, डिलॉइट का एग्जांपल ले लो। अगर डिलॉइट यहां पे रिलायंस की ऑडिट कर रही है, डिलॉइट ऑडिट फर्म है, रिलायंस की ऑडिट कर रही है, या बाइजू की ऑडिट कर रही थी। आपने बाइजू वाला केस, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि बाइजू ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने में काफी डिले किया था, तो बाइजू के ऊपर काफी ऑब्जेक्शन थे, तो इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडी, वीडियोस, आर्टिकल्स इसके ऊपर बने थे। अब ये देख लेना कि 10 साल अब कंप्लीट हो गए ना, तो 10 साल कंप्लीट होने के बाद अगले 5 साल कूलिंग पीरियड रहेगा। इस कूलिंग पीरियड में वो ऑडिट फर्म ऑडिट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात यहां पे और ऐड कर देता हूं, एक बात जो यहां पे ऐड करनी बहुत जरूरी है, वो यहां पे आप देख लेना, ठीक है। ये देखो, मैं बोलता हूं कि एक ऑडिट फर्म है और इस ऑडिट फर्म का नाम क्या है, ये देख लो। ऑडिट फर्म है, रिटायर हो गई 10 साल के बाद, फर्म का नाम है अमर एंड प्रेम कंपनी। अमर एंड प्रेम कंपनी ऑडिट फर्म। अब आप बोलोगे नई ऑडिट फर्म को अपॉइंटमेंट करेंगे कंपनी में, पुरानी वाली फर्म तो दूर हो जाएगी, पुरानी वाली फर्म दूर हो गई। लेकिन जो नई ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया गया, उसमें पुरानी वाली फर्म का एक कॉमन पार्टनर है, कॉमन पार्टनर है। पहले वाली ऑडिट फर्म कौन सी थी, अमर एंड प्रेम कंपनी। नई वाली ऑडिट फर्म कौन सी है, गोगो एंड प्रेम कंपनी। तो गोगो एंड प्रेम कंपनी एक नई ऑडिट फर्म है और इस नई ऑडिट फर्म में प्रेम जो है वो भी एक पार्टनर है। तो एक तरीके से कॉमन पार्टनर है ना, नई फर्म में कॉमन पार्टनर हो गया। तो यहां पे ये पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि जब कॉमन पार्टनर होता है किसी ऑडिट फर्म में, तो वो ऑडिट फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ये बात समझ में आई कि 10 साल के बाद में यह भी देखना होगा कि अगर आपने किसी नई फर्म को अपॉइंट किया है तो उसमें कोई कॉमन पार्टनर तो नहीं है, क्योंकि फिर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अल्टीमेटली बात तो वही रही, ये तो यही हुआ ना कि बस फर्म चेंज हो गई लेकिन पार्टनर तो वही है। तो इसलिए यहां पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉमन पार्टनर वाली फर्म को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। अब आप किसी ऐसी फर्म को अपॉइंट करो जिसमें कि पुरानी वाली फर्म का कोई पार्टनर ना हो, या फिर आप किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट करो जो कि पुरानी वाली फर्म में जिसने काम कभी ना किया हो, जो पुरानी वाली फर्म में पार्टनर ना हो, वो इंडिविजुअल पुरानी वाली फर्म का पार्टनर ना हो, तो कि थर्ड पर्सन को बेसिकली लेकर आओ, क्योंकि नई फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो सकती है, नई फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो सकती है अगर कोई कॉमन पार्टनर है तो ये बात याद रखना। 5 साल कंप्लीट किया, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड, 10 साल कंप्लीट किया फर्म ने तो 5 साल का कूलिंग पीरियड। ऑल राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलो दैट्स ग्रेट। इसके आगे के पोर्शन को हम लोग एक ब्रेक के बाद में आगे फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।